हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत में एक महिला ड्रासा को देखा जाता है जो एक छोटी सी गुफा में जाती है। उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है जिससे वह सतर्क हो जाती है और जल्दी से अपनी राइफल पकड़ लेती है। वह एक उत्कृष्ट स्नाइपर है जो अपने लक्ष्य ओलिगार के उतरने का इंतजार कर रही है। उसकी गोली का निशाना अदृश्य होता है लेकिन वह घातक होती है। मिशन पूरा करने के बाद वह कैप्सूल उठाती है और सोच में पड़ जाती है। दृश्य बदलता है और हम लेवी को देखते हैं जो अचानक जागता है। वह भी एक स्नाइपर है लेकिन पिछले 4 वर्षों से अपनी सैन्य जिम्मेदारियों से दूर रहा है। अपना मन साफ करने के लिए वह टहलने निकलता है और पोर्ट पर पहुंचता है जहां वह सूर्योदय तक रुकता है। वह अपनी जर्नल में कुछ नोट्स लिखता है और अपने जीवन पर विचार करता है। तभी उसे अपने फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति से संदेश मिलता है जिसमें पेंडल्टन बेस जाने को कहा जाता है। कुछ घंटे बाद हम उसे उस स्थान पर पहुंचते हुए देखते हैं जो एक फेडरल रिजर्व है। एक सैनिक उसे एक बैठक कक्ष में ले जाता है जहाँ वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी मिस वीवर से मिलता है। महिला बातचीत शुरू करते हुए प्रभावशाली डेटा दिखाती है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि लेवी एक उत्कृष्ट शूटर था लेकिन फिलहाल निष्क्रिय है। वह कहती है कि उसके पास कुछ विशेष है जो लेवी को फिर से सक्रिय सेवा में लौटने का कारण दे सकता है। इसी बीच पाका लिथुआनिया में हम द्रासा को अपने पिता एरिक से अपनी मृत माँ की कब्र पर मिलते हुए देखते हैं। द्रासा को अपने हाल के मिशन को पूरा करने का अपराध बोध महसूस होता है क्योंकि उसका लक्ष्य एक पारिवारिक व्यक्ति था। वह कहती है कि उसे ठीक से नींद नहीं आ रही जिसे वह अपने काम का प्रभाव मानती है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि वह व्यक्ति बम और लैंडमाइंस बेचकर अमीर बना जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और कई परिवारों को बर्बाद किया। बातचीत का रुख तब बदलता है जब एरिक बताता है कि वह अंदर से कैंसर से मर रहा है और उसने अपनी मृत्यु का दिन तय कर लिया है ताकि वह आखिरकार अपनी प्रिय पत्नी से दूसरी दुनिया में मिल सके। यह सुनकर द्रासा परेशान हो जाती है लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह उनकी अपनी जिंदगी है और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। अपने पिता के फैसले को दुख के साथ स्वीकार करते हुए द्रासा उनके साथ शराब का गिलास साझा करती है। कुछ दिनों बाद लेवी एक विमान में जागता है। एक सैनिक तुरंत उसे कहता है कि वे जल्दी ही जंप जोन पर पहुंचने वाले हैं और अपने सामान को पीछे छोड़ दे। सैनिक उसे एक छोटा पाउच देता है और कहता है कि जमीन पर उतरने के बाद उसे 38 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना होगा। अपनी लोकेशन को लेकर उत्सुक लेवी पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन सैनिक कोई जवाब नहीं देता। कुछ मिनट बाद लेवी छलांग लगाता है और ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी में उतरता है। वह अगले दिन तक लगातार चलता रहता है। निर्धारित समय पर लेवी एक घाटी में पहुँचता है जहाँ एक गहरी खाई है जो घने कोहरे से ढकी हुई है। वह चारों ओर देखता है, तभी एक सैनिक उसे खोज लेता है। यह सैनिक जेडी नाम का है और पिछले 1 साल से इस इलाके में तैनात है। लेवी वह पहला व्यक्ति है जिससे उसने इस दौरान बात की। जेडी बताता है कि लेवी को वेस्ट लुकआउट में 1 साल तक रहना होगा और उसे सब कुछ समझाने से पहले एक शराब पीने के लिए आमंत्रित करता है। टावर में प्रवेश करने से पहले लेवी देखता है कि खाई के दूसरी तरफ ईस्ट टावर है। जेडी बताता है कि उस ओर संपर्क करना निषिद्ध है। फिर भी वह कहता है कि उसने सुबह एक सैनिकों के आदान प्रदान को होते हुए देखा था। टावर के अंदर लेवी को पहले गार्ड कैप्टन ब्रैडफोर्ड की एक तस्वीर दिखाई देती है। जेडी उसे बताता है कि बाहरी बंकर में हथियारों का भंडार है जहां उसे सभी आवश्यक चीजें मिलेंगी जैसे कि हथियार, गोला बारूद, बारूदी सुरंगें और उपकरण। हर 30 दिनों में रेडियो के माध्यम से संपर्क किया जाता है और सैनिकों को अपडेट भेजना आवश्यक होता है। लेवी कैमोफ्लेज ट्रांसमीटर के बारे में पूछता है जो जेडी उसे समझाता है कि ये उपग्रह ट्रांसमीटर है जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और खाई को जासूसी उपग्रहों से छिपाने का काम करते हैं। जेडी आगे बताता है कि बाहरी दुनिया में कोई संपर्क नहीं है लेकिन शॉर्टवेव रेडियो पर एक आपातकालीन बटन मौजूद है। हालांकि यदि खाई में घुसपैठ होती है तो सुरक्षा प्रणाली तुरंत डीओडी स्ट्रेट प्रोटोकॉल सक्रिय कर देगी। जैसे ही लेवी सायरन की आवाज सुनता है, जेडी उसे बताता है कि आदेश बिना रुके भागने का है। जेडी यह भी बताता है कि यह पूरा क्षेत्र वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान बनाया गया था जहां पश्चिमी और पूर्वी पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था कि इस स्थान को गुप्त और सुरक्षित रखा जाएगा। मिशन पर सवाल उठाते हुए लेवी पूछता है क्या इस स्थान की रक्षा इसलिए की जा रही है ताकि कोई यहाँ प्रवेश न कर सके या ताकि कोई बाहर न निकल सके। जेडी का जवाब चौंकाने वाला होता है क्योंकि वह कहता है कि उन्हें खाई के अंदर मौजूद चीजों को बाहर आने से रोकना है। लेवी को यह सुनकर आश्चर्य होता है और वह मिशन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाता। जेडी बताता है कि 1 साल पहले उसके पूर्ववर्ती ने भी उसे यही बताई थी। यह लेवी को निर्देश देता है कि वह मध्य दीवारों पर विशेष ध्यान दे क्योंकि वे चढ़ने के लिए आसान है और उत्तर तथा दक्षिण में स्थित स्वचालित हथियार बाकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेवी को अब भी संदेह होता है कि खाई के नीचे क्या छिपा हो सकता है। तभी जेडी एक ग्रेनेड खाई में फेंकता है। विस्फोट के बाद एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है जिससे लेवी चौकन्ना हो जाता है। जेडी इसे हॉलो मैन कहता है लेकिन कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या है। जेडी आगे बताता है कि 1940 के दशक में अंत में 3 बटालियन सैनिकों लगभग 2400 पुरुष को खाई के अंदर भेजा गया था लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लेवी को अब भी विश्वास नहीं होता कि यह स्थान वास्तव में किसी भयानक रहस्य को छिपा रहा है, लेकिन जेडी जोर देकर कहता है कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में नीचे क्या है। वह कहता है कि यह नर्क का द्वार है और वे दोनों स्थान के वॉचर्स हैं। अगली सुबह लेवी अपने साथी जेडी से विदाई लेता है और फैसिलिटी में प्रवेश करता है।
कुछ घंटे बाद जेडी को एक हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला जाता है। हालांकि पहचान की पुष्टि करने के बाद सैनिक जेडी को धन्यवाद देता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह जेडी के शव को खाई में गिरा देता है और लीडर वीवर को सूचित करता है कि अदला बदली पूरी हो चुकी है। दृश्य बदलता है। लेवी टावर से बाहर निकलता है ताकि सिस्टम को अपडेट कर सके और ये जांच सके कि हथियार सही से काम कर रहे हैं या नहीं। 30 दिन पूरे होने के बाद वह रेडियो के माध्यम से दूसरी दुनिया में संपर्क करता है और रिपोर्ट करता है कि अब तक दुश्मन से कोई संपर्क नहीं हुआ है और पूरा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है। हालांकि जब लेवी एक सवाल पूछना चाहता है तो रेडियो संचार अचानक कट जाता है। करने के लिए ज्यादा कुछ न होने के कारण वह बुक शेल्फ से किताबें उठाता है और पढ़ने लगता है। इस दौरान उसे दीवारों पर लिखी हुई कुछ बातें दिखाई देती है। हर पहरेदार जिसने यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी की उसने कुछ न कुछ लिखा था, लेकिन एक वाक्य लेवी का ध्यान खींचता है। सिर्फ वही जो साहस के साथ अज्ञात की ओर बढ़ते हैं जान सकते हैं कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। यह काव्य पहले पहरेदार कैप्टन ब्रैडफोर्ड ने साल 1947 में लिखा था। दूसरी ओर एक सुबह लेवी को शोर सुनाई देता है। वह दूसरे टावर की ओर देखता है और अपने रक्षक को देखता है। तब हमें पता चलता है कि यह द्राशा है जिसे इस मिशन के लिए चुना गया है। दिन बीते हैं। एक शांत रात दोनों सैनिक अपनी अपनी टावर की ऊंचाई पर बैठे होते हैं। द्राशा जो अपनी दिनचर्या से ऊब चुकी है लेवी को देखती है और जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह हवा में गोली चलाती है जिससे लेवी का ध्यान आकर्षित होता है। फिर वह लिखित संदेशों के माध्यम से औपचारिक बातचीत शुरू करती है। हालांकि वह हैरान रह जाती है जब लेवी स्पष्ट रूप से कहता है कि संपर्क करना मना है। द्राशा मुस्कुराकर कहती है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। वह बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह जो चाहेगी वही करेगी। लेवी इस संवाद को स्वीकार करता है और उसके जन्मदिन की खुशी में जश्न मनाने के लिए टोस्ट करता है। यह देखकर द्राशा खुश हो जाती है। वह तेज संगीत बजाती है और टावर पर नाचती है जिससे किसी पार्टी का माहौल हो। फिर वह लेवी को चुनौती देती है कि वह अपनी राइफल स्किल्स दिखाए, लेकिन लेवी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता। द्राशा एक चालाकी भरी हरकत करती है। वह लेवी के कप में सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा देती है। अब लेवी भी चुप नहीं रहता। वह जवाबी हमला करता है और शैंपेन की बोतल को सटीक निशाने से गिरा देता है। द्राशा एक और चुनौती देने वाली होती है कि उसे खाई की दीवारों पर कुछ हलचल दिखाई देती है। वह लेवी को सावधान रहने को कहती है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। जैसे ही लाइट खाई पर पड़ती है लेवी कुछ अजीब देखता है, मानो जैसे जीव, लेकिन वे पौधों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। लेवी बिना समय गंवाए गोली चलाता है जिससे बारूदी सुरंग सक्रिय हो जाती है। द्राशा तुरंत मशीन गन पकड़ लेती है और लेवी के साथ मिलकर इन राक्षसी प्राणियों को खत्म करने लगती है। जब पश्चिमी दीवार साफ हो जाती है तो द्राशा को महसूस होता है कि उसके क्षेत्र पर हमला हो रहा है। एक राक्षस टावर की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अब हम उसकी भयानक आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। द्राशा घबराए बिना फौरन गोली चलाती है और उसे मार गिराती है, लेकिन और अधिक प्राणी आ रहे हैं। लेवी तुरंत आगे बढ़ता है और लगातार गोलियां चलाता है। वह जितने दुश्मनों को गिरा सकता है गिराता जाता है। अभी एक बारूदी सुरंग फटती है और द्राशा घायल हो जाती है। लेवी मशीन गन उठाता है और बिना रुके फायरिंग करता है। वह पूर्वी टावर को अपनी ओर के सभी प्राणियों को मार गिराने की कोशिश करता है। खतरे को भांपते हुए द्राशा उठ खड़ी होती है और लेवी के साथ मिलकर फिर से हमला शुरू कर देती है। स्वचालित हथियारों की मदद से वे पूरी रात इन अज्ञात प्राणियों से टकराते रहते हैं। यह एक भयानक रात थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने टावर बचा लिए। अगले दिन लेवी मरम्मत करता है और नई बारूदी सुरंगें लगाता है। तभी कोहरे से एक मिनी ड्रोन निकलता है और तेजी से उड़ जाता है, जिससे दोनों सैनिक हैरान रह जाते हैं। दिन बीते जाते हैं और सौभाग्य से कोई नया हमला नहीं होता। इस दौरान लेवी और द्राशा के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। लेवी हमेशा अपनी नई साथी की चिंता करता है और वे खेल खेल कर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, भले ही दूरी बनी रहती है। महीनों बाद लेवी फिर से घबराकर जाता है। दूसरी ओर द्राशा भी उसे देख रही होती है, यह साबित करते हुए कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर एक रात लेवी देखता है कि द्राशा रो रही है। उसे एहसास होता है कि वह अपने पिता की उसके जीवन छोड़ देने की बात याद कर रही होती है। द्राशा एक संदेश लिखती है, आज मेरा दिन बहुत बुरा था, काश तुम मेरे पास होते। लेवी रात भर सो नहीं पाता। उसे कैप्टन ब्रैडफोर्ड का वाक्य याद आता है, सिर्फ वही जो साहस के साथ अज्ञात में प्रवेश करते हैं जान सकते हैं कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। वह एक योजना बनाता है। लेवी एक जिप लाइनर लॉन्चर तैयार करता है जिससे वह दूसरी ओर जा सके। द्राशा को यह देखकर हैरानी होती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि लेवी क्या करने वाला है, वह टावर से नीचे उतरती है और रस्सी को सुरक्षित करने में मदद करती है। कुछ मिनटों बाद लेवी उसे संदेश लिखता है, आज रात डिनर साथ में। द्राशा खुशी से भर उठी है और आमंत्रण स्वीकार कर लेती है। लेवी जिप लाइन पर कूदता है। वह आधे रास्ते में पहुंचता है, लेकिन फिर उसे रस्सी पर रेंगना पड़ता है। नीचे की ओर देखने पर उसे गहरी अज्ञात और भयानक खाई दिखाई देती है। सौभाग्य से वह सुरक्षित पार कर जाता है। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचता है, द्राशा उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसने उनके लिए एक
शानदार डिनर तैयार किया है। लेवी उसे फूल देता है, लेकिन वह मजाक में कहती है कि उसकी दुर्गंध बहुत तेज है। मजबूरन लेवी को नहाना पड़ता है। उस रात दोनों पहली बार एक निजी और भावनात्मक समय बिताते हैं। वे अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हैं, ये बताते हुए कि वे अपने सैन्य करियर में इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। डिनर के बाद वे टावर के अंदर संगीत बजाते हैं और नाचते हैं। धीरे धीरे उनकी भावनाएं हावी हो जाती है और वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। अगली सुबह लेवी द्रासा से विदा लेता है और जिपलाइन पर वापस अपने टावर की ओर लौटा है, लेकिन तभी कुछ बारूदी सुरंगें फट जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। मलबा रस्सी को काट देता है और लेवी खाई में गिरने लगता है। द्रासा उसे गिरता देखती है। बिना सोचे समझे वह भी कूद पड़ती है। द्रासा तेज बहाव वाली नदी में गिरती है, लेकिन सौभाग्य से वह बाहर निकलने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर लेवी पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटक रहा होता है। तभी एक विशाल बहु पैरों वाला जीव जो एक विशाल का सेंटीपीड जैसा दिखता है उसकी ओर बढ़ता है और हमला करता है। लेवी संघर्ष करता है और गोली चलाकर राक्षस को गिरा देता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है और एक डरावनी सच्चाई से टकराता है। नीचे की जमीन असल में पेड़ों की जड़ों से बनी होती है, जो एक मांसाहारी प्राणी की तरह लेवी को पकड़ने लगती है। ये जड़ें उसे खाने वाली होती है, लेकिन तभी द्रासा सही समय पर पहुंचती है और लेवी को इस घातक जाल से खींच लेती है। दोनों अब एक अजीब जंगल में खड़े होते हैं, जहाँ चारों ओर घना कोहरा फैला होता है। अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ विकृत घुड़सवार तेजी से उनकी ओर बढ़ते हैं। ये घुड़सवार मानव और राक्षस का मिश्रण लगते हैं। वे हमला कर देते हैं। एक लेवी को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा द्रासा पर हमला करता है। द्रासा तुरंत अपनी राइफल से हमला करती है और अपने दुश्मन को गिरा देती है। लेवी भी खुद को छुड़ाने में सफल होता है और अपने हमलावर को खत्म कर देता है। द्रासा और लेवी एक साथ आते हैं, लेकिन द्रासा को एहसास होता है कि उसने नदी में एसेंसर खो दिया है, जो उनकी भागने के लिए आवश्यक था। मरे हुए दुश्मनों की जाँच करने पर लेवी को पता चलता है कि वे यूएसए के पहले एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक थे। द्रासा बताती है कि उसने ब्रिटिश और सोवियत सैनिकों के अवशेष भी देखे हैं। वे समझ जाते हैं कि ये भयानक जीव असल में वे सैनिक थे जो 1940 के दशक में यहाँ रहते थे और घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। वे दुर्गम इलाकों से गुजरते हैं और देखते हैं कि मरे हुए इंसानों के अवशेष सूखे पेड़ों की जड़ों में समा चुके हैं, मानो वे उसका हिस्सा बन गए हैं। यह दृश्य भयावह और अजीब दोनों है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ जमीन में दरारें पड़ी हुई है। शायद किसी भूकंप के कारण अचानक उन्हें राक्षसी आवाजें सुनाई देती है और वे सतर्क हो जाते हैं। किसी भयानक चीज के डर से वे पुराने चर्च में छिप जाते हैं। अंदर के वे कंकालों को देखते हैं जो वर्षों पहले वहीं रह गए थे। लेवी देखता है कि इन लोगों ने खुद अपनी जान ले ली थी, जिससे दोनों के मन में सवाल उठा है, क्या ये कुछ ऐसा है जो मौत से भी भयानक है। तभी मकड़ी जैसे जीव उन पर हमला कर देते हैं और वे आत्मरक्षा में उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन उनका असली डर अभी भी बाकी था। अजीब से मानवाकृति वाले जीव चर्च के अंदर घुस आते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से दोनों शानदार शूटर और कुशल योद्धा होते हैं, इसलिए वे किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे जल्दी ही चारों तरफ से घिरने वाले हैं, इसलिए वे खाई की दीवार की ओर भागते हैं और एक पुराने बंकर का प्रवेश द्वार पाते हैं। उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण वे अंदर घुस जाते हैं। बंकर में घुसते ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ जड़ों से पूरी जगह ढकी हुई है, मानो यहाँ कोई हमला हुआ था। अंदर जाने के बाद लेवी और द्रासा एक गुप्त प्रयोगशाला देखते हैं, जहाँ अब भी मर चुके लोगों के अवशेष पड़े हैं। लेवी को एक शब्द दिखाई देता है जो अपने हाथ में एक कंटेनर पकड़े हुए था, जिस पर लिखा था, भगवान हमें माफ करे। द्रासा लैब का बैकअप पावर चालू करती है और रिकॉर्डिंग टेप बहाल करती है। टेप में एक वैज्ञानिक कहती है कि वे 1946 में है और जबकि बाकी देश परमाणु बम बना रहे थे, उनकी टीम बायोकेमिकल मिसाइलें विकसित कर रही थी, जिनकी ताकत भी उतनी ही भयंकर थी। वह बताती है कि 8.1 तीव्रता के भूकंप ने उनकी संपूर्ण प्रयोगशाला को तबाह कर दिया। अब वे रचनाकार से बदलकर विनाश रोकने वाले बन गए थे। वैज्ञानिक के शरीर में अजीब से झटके आने लगते हैं और वे बताती है कि वे इस जहर को बाहर निकलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद वह बताती है कि यह बायोकेमिकल तत्व इस चश्मे के अंदर मौजूद सभी जीवों के डीएनए में मिल गया है, जिससे मानव डीएनए पौधों, कीड़ों और जानवरों के डीएनए के साथ आपस में जुड़ गया, जिसके कारण भयानक रूपांतरण हुआ। द्रासा एक कैबिनेट खोलती है, उसमें कुछ लाल रंग की बोतलें पाती है। उनमें से एक बोतल पर लेबल लगा होता है जिस पर लिखा होता है लास्ट सैंपल। रिकॉर्डिंग में वैज्ञानिक यह बताती है कि कुछ लोगों में संक्रमण धीमी गति से होता है, लेकिन अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो 5 दिन के अंदर उसका शरीर पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस करने लगेगा। वैज्ञानिक आत्मविश्वास से कहता है कि इस स्थान को प्रयोगों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी अज्ञात और अलग अलग प्रकृति मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकती है। वीडियो देखने के बाद वे अगले कमरे में जाते हैं और वहाँ ऐसे उपकरण खोजते हैं जो 1940 के दशक के नहीं लगते। वहाँ एक आधुनिक कंप्यूटर होता है जो यह दर्शाता है कि इस स्थान पर पहले भी कोई आया है और शोध कर चुका है। द्रासा सवाल उठाती है कि अगर इसे खत्म करना था तो परमाणु हमले से सब नष्ट कर देना ज्यादा आसान होता। कंप्यूटर चालू करने पर लेवी उस कंपनी का नाम देता है जो इसके लिए जिम्मेदार है, डार्कलेक, जो एक गैर सैन्य कंपनी है और आनुवांशिक अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती है। इस खोज के साथ वे महसूस करते हैं कि यह स्थान अब भी अध्ययन के अधीन
अधीन है। ये एक नियंत्रण केंद्र था जहाँ अनुसंधान ड्रोन संकर जीवों के आनुवांशिक नमूने एकत्र कर रहे थे, जिनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों और सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए किया जा रहा था। दोनों समझते हैं कि वे एक ऐसे स्थान की रक्षा कर रहे हैं जो अमानवीय प्रयोगों का केंद्र था। लेवी को एक स्ट्रे डॉग प्रोजेक्ट नामक एक फाइल मिलती है जिसमें यह जानकारी होती है कि एक परमाणु बम खाई के एक रणनीति बिंदु पर लगाया गया है जो आत्मविनाश प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार विस्फोट के समय सुरक्षित दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। इस खोज के बाद वे बंकर से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्हें जीवों की आवाजें सुनाई देती है और वे महसूस करते हैं कि ये प्राणी सोचने और तर्क करने में सक्षम है। फिर भी वे साहस पूर्वक बाहर निकलते हैं और एक शांत मार्ग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ड्रासा एक जाल में फंस जाती है और एक नेट द्वारा घसीट ली जाती है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर पर चोट लगने के कारण बेहोश हो जाती है। लेवी, जो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, अपनी साथी को खोजता रहता है और अंततः एक अन्य सुविधा पाता है जहाँ वह बैलिस्टिक मिसाइल है जो निष्क्रिय लग रही है। दूसरी ओर ड्रासा को एक गुप्त स्थान में बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसका अपहरण करने वाला एक मानव जैसा प्राणी है जिसका पूरा शरीर जड़ों में बदल चुका होता है। ड्रासा जाती है और खुद को आंशिक रूप से मुक्त कर लेती है। फिर अपने आसपास जो कुछ भी मिलता है उससे हमला करती है। वह प्राणी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन ड्रासा भी जमकर लड़ती है। आखिरकार लेवी वहाँ पहुँचता है और उस जीव को खत्म कर देता है। जब लेवी उस हमलावर को करीब से देखता है तो पता चलता है कि वह पहला गार्डियन था। लेवी ड्रासा को बताता है कि वह एक रासायनिक हथियार प्रयोगशाला में है जहाँ भूकंप ने एक मिसाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया था और वह अब संक्रमणकारी एजेंट पूरे कोहरे में फैला हुआ है। वे एक विशाल जैविक जड़ों के समूह को देखते हैं जिसमें इंसान समाहित हो चुके हैं और अब उस घातक जैविक नेटवर्क का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। वे इस विचित्र और भयावह दृश्य को अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक ड्रासा चिपचिपे तंतु से टकरा जाती है जो उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। ड्रासा एक ग्रेनेड फेंकती है और विस्फोट के बाद उन्हें ऐसी चीखें सुनाई देती है जैसे जलते हुए लोग दर्द से चिल्ला रहे हो। वे वहाँ से निकलकर एक शेड में सैन्य वाहन पाते हैं। वे उसे ठीक करके उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहाँ से लेवी गिरा था। उनकी योजना होती है कि जिप लाइन को एंकर की तरह इस्तेमाल करके पूरी टावर तक चढ़ा जाए। एक व्यक्ति रस्सी को जिप की ताकतवर विंड से बांधता है जबकि दूसरा जीवों पर गोली चलाता है। यह योजना सफल होती है और वे विशाल खाई की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वे आधे रास्ते तक पहुँचते हैं तब दुश्मन भी उनके साथ साथ चढ़ने लगते हैं। उनके पास गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए लेवी तलवार निकालता है। लेवी मृत ब्रेडफोर्ड से ली गई तलवार का उपयोग दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए करता है। ड्रासा एक कुल्हाड़ी से उसकी मदद करती है और अपने प्रतिद्वंदी को लेवी को वहां से गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे देखता है कि होलोमैन रस्सियों पर चढ़ रहे हैं। वे ईंधन टैंक में छेद कर देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो वाहन को भी क्षति पहुंचाता है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए ड्रासा रस्सी काट देती है। हालांकि अब भी कुछ मीटर नीचे होते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों टावर में होते हैं और अपने घावों का इलाज कर रहे होते हैं। वे संक्रमण की संभावना पर चर्चा करते हैं और सहमति जताते हैं कि यदि वे संक्रमित हो जाते हैं तो वे किसी भी कीमत पर इस बुराई को दुनिया में फैलने से रोकेंगे। भागने की संभावना पर बात करने के बाद लेवी कहता है कि हर होलोमैन बाहरी दुनिया के लिए एक संभावित संक्रमण स्रोत है और उन्हें खाई को नष्ट करना ही होगा। लेवी एक नई जिप लाइन तैयार करता है ताकि वह अपनी पोस्ट पर लौट सके। वह ड्रासा को चेतावनी देता है कि यदि 5 दिनों तक कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे सुरक्षित होंगे, अन्यथा उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ड्रासा सकारात्मक सोचती है और आशा करती है कि वे अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। विदाई के समय लेवी ड्रासा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। लेवी है और वहाँ वीवर से बात करता है। वीवर उसे बताती है कि इस मिशन का उद्देश्य अमेरिकी सेना को अजय बनाना है। वे उससे पूछती है क्या ड्रोन नियंत्रण प्रणाली सक्रिय कर दी गई है और क्या उसने खाई में प्रवेश किया था। लेवी इसका खंडन करता है और कहता है कि उसे संचार प्रणाली के बारे में कुछ नहीं पता। इस उत्तर से असंतुष्ट होकर वीवर आदेश देती है कि इस टावर के दूसरे गार्जियन को बिना किसी सवाल के खत्म कर दिया जाए। बातचीत खत्म होने के बाद वीवर सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग की गई तस्वीरों को देखती है जिसमें लेवी को ड्रासा के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है। वह तुरंत कमांडर को टीम तैयार करने का आदेश देती है और घोषणा करती है कि लेवी को इस मिशन के लिए भेजना एक गलती थी और वह खुद उसे खत्म करेगी। दोनों सैनिक जाल को रीसेट कर रहे होते हैं। चश्म के विपरीत किनारों पर कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। ड्रासा लेवी को एक संदेश लिखती है कि वह भी उससे प्यार करती है, जिससे लेवी बहुत खुश होता है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे दूरबीन से उसे देखते हैं और तुरंत लेवी ड्रासा को भागने के लिए चिल्लाता है। दोनों तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वीवर को जब पता चलता है कि लेवी और ड्रासा अपनी पोस्ट पर नहीं है तो वह तुरंत ड्रोन प्रोटोकॉल सक्रिय करने का आदेश कर देती है। तुरंत ही कई विशाल सैन्य ड्रोन खाई से बाहर निकलते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता कि एक ड्रोन लेवी को पकड़ लेता है और उस पर एक भारी कैलिबर की गोली चलाने लगता है। एक गोली से एक पेड़ की डाल टूटकर लेवी पर गिर जाती है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन जल्दी ही संभलकर वापस उठ जाता है और जवाबी फायर करता है, जिससे वह ड्रोन गिर जाता है। ड्रासा भी पीछा किए जाने के दौरान मुकाबला कर रही होती है। लेवी एक दूरी मापने वाले चिन्ह को देता है जो दर्शाता है कि वे टावर से 3800
900 मीटर दूर है। अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से ड्रासा 2 ड्रोन को मार गिराती है, जिससे वे आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे ड्रोन को गिराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एक निश्चित बिंदु पर वे रुकते हैं और टावरों की ओर निशाना साधते हैं। ड्रासा की हथियार की साइड पर वीवर होती है, जबकि वीवर टावर की दीवारों पर लिखे हुए उन वाक्यों को पढ़ती है जिन्हें वर्षों से वहाँ तैनात सभी पहरेदारों ने छोड़ा था। लेकिन एक वाक्य उसके ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित करता है। वह वाक्य जो लेवी ने 2025 में लिखा था, 3 चीजें कभी छिपी नहीं रही, सूरज, चांद और सत्य। इस दौरान लेवी ट्रांसमीटर एंटीना पर निशाना साधा है और फायर करता है, जिससे वह विस्फोट कर जाता है। ड्रासा भी यही करती है और यह विस्फोट खाई के अंदर ट्रांसमीटरों तक फैल जाता है। यह सब लेवी द्वारा पहले से बिछाए गए तारों के जरिए होता है, एक पूर्वी साइड और दूसरा पश्चिमी साइड पर। वीवर को एहसास होता है कि यह लेवी और ड्रासा द्वारा पहले से तैयार किया गया एक जाल था। उन्होंने कैमोफ्लेज एंटीना को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे अब खाई सैटेलाइट्स के लिए पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। स्ट्रेडॉक प्रोटोकॉल स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है, क्योंकि यही उसकी प्रोग्रामिंग थी। वीवर जानती है कि अब उनके पास केवल 2 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि खाई के तल पर स्थित परमाणु बम फट जाए। वह जल्दी से भागने लगती है, जबकि लेवी और ड्रासा भी अपनी पूरी ताकत से इम्पैक्ट जोन से दूर भागते हैं। वीवर अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वह ऊंचाई की चिंता न करे, बल्कि दूरी बढ़ाने पर ध्यान दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है जिसमें वीवर और उसके सैनिक होते हैं। वे सभी मर जाते हैं। लेवी जो पहले से घायल था और ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, विस्फोट की जबरदस्त सदमे तरंग से टकरा जाता है और खाई की दूसरी ओर एक झरने में गिर जाता है। कुछ दूरी पर ड्रासा केवल इस भयानक विनाश को देख सकती थी। ड्रासा एक गुफा में छिप जाती है और पत्थर पर दिनों को गिनना शुरू कर देती है। उसे यह जानने के लिए 5 दिन इंतजार करना होगा कि क्या वह संक्रमित हुई या नहीं। लिफाफे को देखती है जो लेवी ने उसे दिया था और कहा था कि यदि वह जीवित नहीं बचा तो उसे सूर्यास्त के समय 5वें दिन खोलना। 5वें दिन ड्रासा गुफा से बाहर आती है। इसके बाद हम उसे फ्रांस में एक पहाड़ी पर देखते हैं जो एक मार्ग के पास खड़ी होती है। ऐसा लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रही है। सूर्यास्त होते ही वह लेवी का दिया हुआ लिफाफा खोलती है। वह उसका संदेश पढ़ती है जो किसी गाने की तरह प्रतीत होता है। यह पढ़कर ड्रासा भावुक हो जाती है और कुछ समय बाद वह धीरे धीरे वहाँ से चल देती है। महीनों बीत जाते हैं। अब ड्रासा एक समुद्र किनारे के रेस्टोरेंट में वेट्रेस के रूप में काम कर रही होती है। अचानक वह एक मेज पर लेवी को बैठा हुआ देखती है। वह खुशी से भर जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।